नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका कुमारी प्रदीप मैथ अकादमी से। और आज हम पढ़ेंगे जीके में दूसरा सब्जेक्ट भारत एक परिचय। आज हम जानेंगे भारत के बारे में। भारत हमारा देश है ना। तो उससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। भारत परिचय, इसमें आज हम भारत के बारे में जानेंगे। भारत यानी कि हमारा कंट्री जो है उसमें उसके विषय में जानेंगे। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं। स्थित यानी भारत कहाँ स्थित है, तो उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है ना, देशांतर। उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। भारत की आकृति, मतलब भारत की आकृति कैसी है, गोल है या कैसा है, तो चतुष्कोणीय है। यानी कि चारों तरफ जो है एक एक कोण निकलता है, चतुष्कोणीय। आपने भारत का मानचित्र देखा ही होगा तो आपको अच्छे से याद होगा भारत का मानचित्र कैसा है, चतुष्कोणीय। तो हमारे भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय। ठीक है। भारत का कुल क्षेत्रफल, हमारे भारत के अंतर्गत कुल कितना वर्ग किलोमीटर हमारा भारत फैला हुआ है संपूर्ण विश्व में, है ना, उसको कहते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अब देखिए, ये जो कुल क्षेत्र है ये संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट पड़ता है, प्रतिशत में। ठीक है, प्रतिशत में ये संपूर्ण विश्व का कितना होता है, तो ये हमारा जो भारत का क्षेत्रफल है वो संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। ठीक है, प्रतिशत में। और अगर हम ऐसे लेंगे बिना प्रतिशत के, तो हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। अब देखिए राजधानी, हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, ये लगभग हर कोई जानते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि नई दिल्ली जो है हमारे भारत की राजधानी कब बनी है, 1912 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में। तो क्या हमारा भारत जो था उसकी राजधानी से पहले कहीं और थी, तो जी हाँ बिल्कुल, इससे पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, 1912 के पहले। और 1912 में हमारे भारत की राजधानी नई दिल्ली हुई है, वो किसके शासनकाल में, लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है। अब देखिए संपूर्ण भारत में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, तो आप सभी को पता हमारी राष्ट्रीय भाषा हिंदी है। इसीलिए संपूर्ण विश्व मतलब भारत में सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा भी कौन सी है, हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी है सबसे बड़ी जनजाति, गोंड। कहाँ रहती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है ये जनजाति। ठीक है। अब देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान, हमारा भारत का जो स्थान है वो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 7वां। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए ये भारत का स्थान तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हुआ ना, आगे जाके आप पढ़ोगे जनसंख्या, नीचे ही है देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, ये हमारा था क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हमारे भारत का स्थान कौन सा है, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टिकोण से कौन सा है, दूसरा। आपको पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में हमारे भारत का स्थान अगर 7वां है तो पहला कौन सा है, वो पता है, तो पहला होगा रूस। ठीक है। अब देखिए जनसंख्या की दृष्टि से हमारे भारत का विश्व में स्थान दूसरा है, तो पहला कौन है, चीन। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम इसे याद रखेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विश्व में है रूस, दूसरा मतलब एक पहला तो रूस हो गया, और हमारे भारत का स्थान 7वां है। वही अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में हमारे भारत का स्थान दूसरा है और पहला चीन है। ठीक है, ये 2011 की जनसंख्या के अनुसार है। और हर 10 साल में जनसंख्या मतलब जनगणना होती है, जनसंख्या का आंकलन होता है, तो वो हमारा 2021 में होगा, उससे नए डाटा आएंगे। फिलहाल हमारा विश्व में स्थान दूसरा है जनसंख्या की दृष्टि से और पहला चीन है। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास, मतलब संपूर्ण विश्व में जितने भी लोग रहते हैं उसका कितना परसेंट भारत में निवास करते हैं, तो उसका 17.5% लोग भारत में निवास करते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ अक्षांशीय विस्तार। ठीक है,
तो हमारे भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक का है उत्तरी अक्षांश, है ना। उत्तरी अक्षांश में विस्तार है 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 तक, ठीक है। अब देखिए देशांतरी विस्तार, ठीक है, ये कितना 68 डिग्री 7 से लेके 97 डिग्री 25 तक पूर्वी देशांतर है, ठीक है फ्रेंड। अब देखिए हम पढ़ते हैं उत्तर से दक्षिण में विस्तार, मतलब उत्तर से लेके दक्षिण तक हमारे भारत का विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर है, तो कितना है 3214, ठीक है। अब देखिए पूरब से पश्चिम में विस्तार कितना है 2933 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए सबसे पूर्वी बिंदु कौन सी है? वालायू, ठीक है फ्रेंड्स, वालायू, ठीक है। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सी है? इंदिरा कॉल। और सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा प्लांट, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी, मतलब दक्षिणी बिंदु और भूमध्य रेखा में कितने दूरी है? तो 876 किलोमीटर की, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए प्रायद्वीपीय भारत, अब हम प्रायद्वीपीय भारत का जो है मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है, ठीक है, केप कोमोरिन, ये कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी में, जो कि तमिलनाडु में है ना। अब देखिए हमारे भारत में कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? 247, ठीक है फ्रेंड्स, 247, 247। अब ये जो 247 हमारा कुल द्वीपों की संख्या, उसमें से अकेला बंगाल की खाड़ी में हमारा 204 है, ठीक है फ्रेंड्स, 204। और बाकी अरब सागर में हमारा 43 है, ठीक है फ्रेंड्स, अरब सागर में हमारा 43 है। अब देखिए लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36। स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तटीय भाग की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर। अब देखिए स्थल सीमा की कुल लंबाई मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि जो हमारे भारत जो है उसमें कुछ क्षेत्र जो है वो समुद्र से सीमा से लगता है, कुछ है जो स्थल मार्ग मतलब जमीन से लगता है ना। तो कितना सीमा जो है वो जमीन से लगता है यानी स्थल से लगता है, और कितना जो है समुद्र से यानी तटीय भाग है, ठीक है, वो यहाँ पर ये है। तो स्थल वाला हमारा कितना है 15,200 और तटीय भाग हमारा 7,516 किलोमीटर, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, जो मुख्य भूमि है उसके तटीय भाग की लंबाई कितना 61,000 किलोमीटर, ठीक है। भारतीय मानक समय 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ठीक है, इलाहाबाद के मिजोरम से गुजरती है। और जो हमारे सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है फ्रेंड्स। ये कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्य। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच के समय में 5.5 घंटे का अंतर होता है, ठीक है। अगर हमारे यहाँ भारत में अगर 12 बज रहा हो तो उधर कितना बजेगा? 5:30, ठीक है फ्रेंड्स। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अब देखिए यहाँ पे राज्यों की कुल संख्या 29 दिया हुआ है, पर धारा जो है 144 हटने के बाद हमारा जो राज्य की संख्या वो 28 हो गया है, और केंद्र शासित राज्य में 2 जुड़ गया है, वो 9 हो गया। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो था उसको अलग अलग राज्य 2 राज्य में विभाजित करके उसको केंद्र शासित राज्य बना दिया गया है। इसीलिए केंद्र शासित राज्यों की संख्या में 2 राज्य जो है वो हमारा जुड़ चुका है, और ये नॉर्मल जो राज्य हैं जो राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जाते हैं उनमें से हमारा एक राज्य घट गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे हमारे राज्यों की संख्या कितनी है 28 और केंद्र शासित राज्यों की संख्या 9, ठीक है फ्रेंड्स। अब चलिए हम आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा सीमाओं को यानी सबसे ज्यादा राज्य को छूता है, राज्य की सीमाओं को छूता है, तो वो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। और कितने राज्य की सीमाओं को छूता है? तो 8 राज्यों की। अब देखिए समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या, मतलब ऐसे कितने से राज्य हैं जिनका जो
तट है, मतलब जो सीमा है वो समुद्र से लगती है, तो कितना है 9। ठीक है फ्रेंड्स, और हिमालय से लगने वाली है ना, छूने वाली, देखिए हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है 10, समुद्र तट 9, हिमालय 10। ठीक है फ्रेंड्स, भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है 12 समुद्री मील, और एक समुद्री मील बराबर कितना होता है 1.852 किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा हमारा 8 राज्यों से होकर गुजरता है, जिसमें से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, सबसे ज्यादा नगरीकृत यानी कि वेस्टर्न सभ्यता सबसे ज्यादा या फिर नगरीकृत या आधुनिक चीजों से लिप्त जो है सबसे ज्यादा कौन सा राज्य है, तो वो हमारा है गोवा। ठीक है, और सबसे न्यूनतम नगरीकृत, मतलब जहाँ जो गांव का जो कल्चर होता है उसको फॉलो किया जाता है, सबसे ज्यादा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सर्वाधिक वनाच्छिद्र राज्य, मतलब जी ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पेड़ पौधों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो हमारा मध्य प्रदेश है, सबसे कम हरियाणा। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, मानिस्ट्रा मेघालय में। न्यूनतम वर्षा लेह कहाँ पड़ता है, कश्मीर में। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत कहाँ है, राजस्थान में। सबसे नवीन हिमालय, और हिमालय का देखिए एक पुराना नाम भी था, उसका नाम है वलित पर्वत। ठीक है, बाद में इसका नाम हिमालय पड़ा है, पहले इसका नाम था वलित पर्वत। तो हमारा ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हिमालय का पहला नाम बताइए, या और भी क्या नाम है हिमालय का। ठीक है, तो कौन सा है, वलित पर्वत, और ये कौन सा पर्वत है, नवीन पर्वत। ठीक है, भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश का पूरा, जिसका नाम क्या है, नेफा, है ना। अब देखिए हमारा भारत एक परिचय पूरा खत्म हो गया, इसमें हमने भारत के विषय में जाना, मतलब कि भारत कहाँ स्थित है, कितना क्षेत्रफल है, कितनी जनसंख्या है, विश्व में स्थान कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन सारी चीजों को हम एक बार फिर से अगर सुन लेंगे, आप इस वीडियो को रिपीट करके सुन सकते हो, ताकि आपको सारी चीजें एकदम कंठस्थ याद हो जाए, और एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको इजी वे में बना सको। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। आगे हम क्या पढ़ेंगे, भारत की जनगणना। जनगणना आप सभी को पता है कि 10 साल में होती है। ठीक है, तो अभी हम जब 2020 चल रहा है तो हम जनगणना 2011 की पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा नया जनगणना जो है वो 2021 में होगा, अगले साल। तो जितना भी नया अपडेट होगा वो हमारा 21 में आएगा, तब तक हम पढ़ेंगे 2011 की जनगणना। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फिलहाल हमारे जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे इसी से आएंगे। चलिए तो पढ़ते हैं, भारत की पहली जनगणना की शुरुआत। अब देखिए जनगणना चाहे कभी भी हो, पर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बदल सकते। जैसे हमारे भारत में जनगणना की पहली शुरुआत कब हुई थी, ये दोबारा तिबारा कितना भी बार जनगणना हो जाए ये चीज हमारा नहीं बदलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन है और हम उसे याद रखेंगे, ये हमारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन। तो चलिए पढ़ते हैं, भारत में पहली जनगणना की शुरुआत हमारा 1872 में हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत की पहली जनगणना जरूर थी पर नियमित जनगणना नहीं थी। तो अगर हमारा क्वेश्चन आए भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1881 में हुई थी, किसके शासनकाल में, लॉर्ड रिपन। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 72 में, और नियमित जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलिए हम आगे पढ़ते हैं, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई, 1951 में। ठीक है, जनगणना का महाविभाजन वर्ष कौन सा था, 1921। लघु विभाजन 1951। 1951 में एक और चीज क्या था, ये स्वतंत्र भारत की हमारी पहली जनगणना। अब देखिए जनगणना की अवधि, तो ये हमने शुरू में ही बोला था कि जनगणना की अवधि यानी प्रत्येक 10 वर्ष में हमारा जनगणना को क्या किया जाता है, फिर से
जनगणना किया जाता है ना, कितनी जनसंख्या बढ़ी कितनी घटी उसका आंकलन किया जाता है। ठीक है, कब होता है? प्रत्येक 10 वर्ष में। अब देखिए जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए 2011 की जनगणना का क्रम। अब ये क्रम मतलब होता है कि जब से हमारा जनगणना शुरू हुआ उस क्रम में हमारा 2011 की जो जनगणना हुई उसका क्या स्थान था। तो ये कौन सा जनगणना था? देश की 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना। यानी जब से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तब से ये 7वीं थी, और ये देश की जब से जनगणना शुरू हुई तब की 15वीं थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। जब 2011 की जो जनगणना हुई थी उसका आदर्श वाक्य क्या था? तो आदर्श वाक्य था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, और इसमें टोटल 29 प्रश्न पूछे जाते थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जनगणना का शुभकरण कौन करता है? प्रगणन शिक्षिका। और जनगणना के कमिश्नर कौन थे? प्रथम कमिश्नर डब्ल्यू प्लाडेन। अब देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त आर के गोपाल स्वामी। ये कब से कब तक रहे थे? तो 1939 से 1953 तक रहे थे। वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए पहली जाति आधारित जनगणना, मतलब जाति के आधार पर कितना हिंदू है, कितना मुस्लिम है, कितना ईसाई है, कितना सिख है, इस हिसाब से जो जनगणना हुई थी वो पहली बार मतलब जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो 1931 ईस्वी में। अब देखिए विश्व जनसंख्या दिवस हम कब मनाते हैं? 11 जुलाई। कुल जनसंख्या, हमारे भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? 121.8 करोड़। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में विश्व जनगणना का भाग, मतलब कि हमारे भारत में मतलब पूरे विश्व में जितनी जनसंख्या रहती है उसका कितना प्रतिशत हमारे भारत में रहता है। तो ये हमने भारत एक परिचय में भी पढ़ा था, यहाँ फिर से है तो इसको याद होना चाहिए आपको। 17.5%। संपूर्ण विश्व का हमारे भारत में 17.5% लोग निवास करते हैं। पुरुष जनसंख्या कितनी है उसमें? तो 62.32 करोड़। ये टोटल जनसंख्या का 51.47% है। ठीक है फ्रेंड्स, और महिला जनसंख्या हमारा है ना 58.75 करोड़ है, जो कि परसेंटेज में अगर हम इसको निकालेंगे तो 48.53% होता है, जो कि पुरुष जनसंख्या से काफी कम है। अब देखिए हमारा दशकीय वृद्धि दर। दशकीय वृद्धि दर मतलब होता है 10 साल में हमारी जो जनसंख्या थी वो कितना बढ़ा। तो परसेंटेज में अगर हम निकालते हैं तो हमारा 17.7% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और वार्षिक वृद्धि दर, यही हम इसको अगर हम देखते हैं कि एक साल में हमारी जनसंख्या कितनी बढ़ती है तो 1.64%। कुल साक्षरता मतलब हमारे भारत में जितने भी लोग निवास करते हैं उनमें कितने लोग साक्षर हैं? तो हमारा 73% लोग साक्षर है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उसमें पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 80.9%। महिला साक्षरता 64.6%। महिला साक्षरता जो है पुरुष साक्षरता से काफी कम है। लिंगानुपात, लिंगानुपात भी देखिए आप, यहाँ पे महिला लिंगानुपात जो है वो पुरुषों की संख्या में काफी कम है। अच्छा, तो लिंगानुपात हम का आकलन कैसे करते हैं? लिंगानुपात को होता है कि हम हमेशा से देखते हैं कि 1000 पुरुष में हमारे पास कितनी, हमारे देश में कितनी महिलाएं रहती है। तो अगर पुरुषों की संख्या 1000 है तो महिलाओं की संख्या कितनी है? 943। ठीक है फ्रेंड्स, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या कम है। और शिशु लिंगानुपात मतलब कि जो बच्चा शुरुआत में 1-2 महीने से लेके 6 वर्ष तक का है उसको शिशु लिंगानुपात में जोड़ा गया, तो वो और भी उसकी संख्या कम है 919। मतलब 1000 अगर बेबी बॉय है तो उसमें गर्ल की संख्या 919 है। अब जनसंख्या घनत्व देखिए, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग निवास करते हैं। तो हमारा प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति है। जनसंख्या घनत्व क्या है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पाया जाता है? केरल में।
कितना है, यानी यहाँ 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए न्यूनतम मतलब सबसे कम, यानी 1000 पुरुषों पर यहाँ पर 879 लड़कियां हैं। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा, सबसे ज्यादा केरल। अब देखिए इससे ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा साक्षरता अगर आपसे पूछेगा तो वो भी आपका केरल ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स। सर्वाधिक केंद्र शासित लिंगानुपात पांडुचेरी, न्यूनतम केंद्र शासित लिंगानुपात दमन व दीव। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कि 1 वर्ग किलोमीटर में सबसे ज्यादा किस राज्य में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, तो कहाँ रहते हैं, बिहार में। 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ 1106 लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, बिहार में। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। यहाँ 1 वर्ग 1 किलोमीटर में कितने 17 लोग, मात्र 17 लोग रहते हैं। तो न्यूनतम हो गया, और सर्वाधिक बिहार, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश। सर्वाधिक केंद्र शासित जनघनत्व हमारा दिल्ली में है, और सर्वाधिक जनसंख्या हमारा उत्तर प्रदेश में है। कितना, पूरे भारत का कितना परसेंट जनसंख्या, 19.98 करोड़ है ना जनसंख्या कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या हमारी कहाँ हो गई, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। न्यूनतम जनसंख्या सिक्किम में 6.10 लाख। ठीक है फ्रेंड्स। सर्वाधिक केंद्र शासित जनसंख्या दिल्ली में, और न्यूनतम केंद्र शासित जनसंख्या लक्षद्वीप में। एकमात्र राज्य जहां जनसंख्या घटी, मतलब हमारे भारत में जितने भी राज्य हैं प्रत्येक राज्य में जनसंख्या बढ़ी है, बट एक इकलौता राज्य कौन सा है, नागालैंड, जहां हमारी जनसंख्या 10 सालों में घटी है। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता, देखिए आ गया ना केरल। सर्वाधिक साक्षरता हमारा कहाँ है, केरल में। कितने परसेंट यहाँ पे लोग साक्षर है, 94% लोग साक्षर है। न्यूनतम साक्षरता बिहार में 61.8% लोग साक्षर। न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार 51.5%। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षर लक्षद्वीप, न्यूनतम केंद्र शासित साक्षरता दमन व नगर हवेली, दमन नगर हवेली। ठीक है। अधिक जनसंख्या जिला कहाँ है, थाने। कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में, महाराष्ट्र। कम जनसंख्या वाला जिला दिबांग घाटी है, कहाँ पड़ते हैं, अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक जिलों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, कितने जिलों के साथ, 75 जिलों के साथ। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम अपना वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा सौरमंडल। ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के लिए हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। तब तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, सीखें और याद करें, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें।